दो, उम्मादे और स्वरूपदेव। उम्मादे साथियों जैसलमेर के राजा राव लूणकर्ण की पुत्री थी। जैसलमेर के राजा राव लूणकर्ण की पुत्री थी उम्मादे। अब क्या हुआ कि जैसलमेर के राजा राव लूणकर्ण पर भी मालदेव ने आक्रमण किया था। मालदेव शक्तिशाली राजा था, कभी किसी को बख्शा ही नहीं था इस बंदे ने। आसपास में जितने भी राजा है सभी पर बंदे ने आक्रमण किए थे। तो जैसलमेर के राजा राव लूणकर्ण पर भी आक्रमण किया। तो लूणकर्ण युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, मुकाबला नहीं कर सकता था मालदेव से। इस बात को जानता था राव लूणकर्ण। तो राव लूणकर्ण ने क्या किया कि पर्याप्त मात्रा में धन दौलत देकर के समझौता कर लिया, एक प्रकार से संधि कर ली थी राव लूणकर्ण ने राव मालदेव के साथ, और खूब मात्रा में धन देकर के वापस भेज दिया गया मालदेव को। मालदेव धन वगैरह लेकर के वापस आ जाता है मारवाड़। लेकिन उससे अगले दिन लूणकर्ण ने दरबार लगाया, दरबार में मंत्रियों से मंत्रणा की और कहा कि इस बार तो हमने बंदे को जैसे तैसे करके धन वगैरह देकर के वापस भेज दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये बंदा फिर से आक्रमण नहीं करेगा। अब धन दिया तो धन के लालच में बंदा फिर से अटैक करेगा। तो कोई समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाए। और जब स्थायी समाधान ढूंढने की बात बोली गई तो किसी मंत्री ने कहा कि महाराज आपकी एक राजकुमारी है उम्मादे, और उम्मादे के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसा करो कि उम्मादे का विवाह मालदेव के साथ कर दो। और उम्मादे का विवाह मालदेव के साथ कर देते तो मालदेव आपका दामाद बन जाएगा, तो फिर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लूणकर्ण ने कुछ देर सोचा, उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, उम्मादे का विवाह कर दिया जाएगा राव मालदेव के साथ। मालदेव के पास मैसेज भेज दिया गया कि हम अपनी पुत्री उम्मादे का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। मालदेव तैयार बैठा था बंदा की कोई समस्या नहीं है, आप जब बोलोगे तब हम बारात लेकर के आ जाएंगे, कोई शुभ दिन निकाल लो और हमें सूचित कर देना, उसी दिन बारात लेकर के आ जाएंगे। एक निश्चित दिन निर्धारित कर दिया गया। राव मालदेव अपनी बारात लेकर के गए उम्मादे के लिए जैसलमेर। जब अपनी बारात लेकर के जाते हैं मालदेव, तो कहा जाता है उस समय की बारात में सर्वश्रेष्ठ बारात थी राव मालदेव। खूब ऐसे हाथी घोड़े नगाड़े बजाने वाले सब कुछ थे, एक अच्छी बारात थी उस समय के अकॉर्डिंग। काफी ज्यादा बेस्ट बारात थी उस समय की राव मालदेव की, जो वो लेकर के गया था उम्मादे के लिए। अब इस बारात को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। जैसे लोग को सुनाई देता कि बहुत अच्छी बारात आई है, फिर लोग और आ जाते देखने के लिए। अब कहा जाता है कि लोग अपनी छतों के ऊपर बैठ गए थे बारात को देखने के लिए। और जब बारात को देखने के लिए पहुंच जाते हैं काफी लोग, तो चारों तरफ गांव के अंदर चर्चा हो गई कि बारात सर्वश्रेष्ठ आई है, सबसे अच्छी बारात आई है। उम्मादे की एक सहेली थी भारमली। भारमली को पता चला तो ये भारमली भी बारात देखने के लिए चली गई थी। भारमली जो थी, इसके माता पिता, कहा जाता है कि जब छोटी थी तो इसके माता पिता ने इसे कहीं पर किसी मंदिर के आगे छोड़ दिया था। और उस समय सब कुछ पुलिस वगैरह, राजा हुआ करता, तो किसी ने आकर के राजा को सूचना दी कि इस प्रकार से कोई कन्या को छोड़ करके चला गया। तो राजा उठा लाया था उसे अपने महल के अंदर, और हम उम्र थी उम्मादे की, तो उम्मादे के साथ रहा करती थी। भारमली बारात देखने गई। जब भारमली बारात देख करके आती है तो भारमली ने आकर के उम्मादे से कहा कि गजब बारात आई आपके, तो आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी बारात नहीं देखी जो बारात आपके लिए आई है। वास्तव में बारात देखने लायक है, और दूर दूर से लोग बारात को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब उम्मादे को ये बात पता चली तो उम्मादे के मन में भी हुआ क्यों ना जाकर के बारात को देखा जाए। लेकिन उम्मादे का खुद का विवाह, उम्मादे बाहर जा नहीं सकती। पहले ऐसा होता था कि अपने नॉर्मल बोलते हैं कि जब बान बैठ जाता है तो उसके बाद कन्या अपने घरों से बाहर नहीं जाया करती थी। आजकल चली जाती है, वो अलग बात है, ये पुराने समय की बात है। तो अब उम्मादे को घर से बाहर तो जाने नहीं दिया जाएगा। तो उम्मादे ने प्लान तैयार किया। उम्मादे ने सोचा कैसा करती हूं कि महल की छत के ऊपर चले जाती हूं और छत से मुझे बारात अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाएगी। उम्मादे महल की छत के ऊपर जा रही थी सीढ़ियों से। जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, पास में सीढ़ियों के महल था उसके माता पिता का, और जब उनके माता पिता का महल था तो वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उनके पिता बोल रहे थे राव लूणकर्ण अपनी पत्नी से कि जैसे ये बंदा फेरे लेने के लिए अंदर आएगा उस समय मैं इस बंदे की हत्या कर दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि यदि ऐसा करोगे तो फिर आपकी पुत्री जो है
विवाह से पहले ही विधवा हो जाएगी। लोणकर्ण ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, पुत्री को सती कर देंगे। वो तो मेरी मजबूरी थी कि मजबूरी में आकर के मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ तय करना पड़ेगा, और आज मैं सारा हिसाब किताब अपना पूरा कर लूंगा और इस बंदे की हत्या कर दूंगा। अब ये सारी बातें सुन लेती है उम्मादे। उम्मादे ने जाकर के बातें बोली सखी भारमली को, कहा कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है, और उस समय रिश्ता तय होना हिंदू धर्म में एक प्रकार से आधा विवाह माना जाता है। तो अपना पति मान चुकी थी राव मालदेव को उम्मादे। तो उम्मादे ने कहा कि इस प्रकार से मालदेव की हत्या नहीं की जाए, इसके लिए कोई प्लान तैयार करो। तो उम्मादे ने भारमली से कहा कि आप ऐसा करो कि ये सारी बातें जाकर के राव मालदेव को पहले ही बता दो ताकि वो सचेत हो जाए। भारमली ने जाकर के राव मालदेव से सारी की सारी बातें बोल दी कि इस प्रकार से आपकी हत्या करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, तो जब आप फेरे लेने के लिए अंदर जाओ तो थोड़ा संभल करके जाना। राव मालदेव ने कहा कि वैसे भी मैं उस बंदे के काबू में आने वाला बंदा नहीं हूं, फिर भी यदि आप बोलते हो तो मैं कोई व्यवस्था कर लेता हूं। अब राव मालदेव ने कुछ 4-5 बॉडीगार्ड टाइप बंदे तैयार किए और कहा कि जब फेरे लेने के लिए अंदर जाओ तो आप एक काम करना कि इस लोणकर्ण को पकड़ करके बाहर ही रखना जब तक फेरे ना हो, उसके बाद मैं अपने आप से टलूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब 4-5 वो बॉडीगार्ड टाइप बंदे तैयार कर किए गए। फेरे लेने के लिए अंदर जाता है राव मालदेव। जब मालदेव फेरे लेने के लिए अंदर जाता है तो जो बॉडीगार्ड तैयार किए गए थे उन्होंने जाकर के लोणकर्ण का हाथ पकड़ा कि महाराज आओ बैठ करके कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं, बातें गप्पे सप्पे लगाते हैं यहाँ पर। अब सगे बढ़ गए अपने, तो सगे संबंधी है तो कभी बैठ करके हमारे साथ भी एंजॉय करो। और जब ये बात बोली तो लोणकर्ण ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी कन्या का कन्यादान करना है, तो फिर कभी अपनी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, कन्यादान तो कोई भी कर देगा, और अपने परिवार में लगभग ऐसा होता है कि परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, चाचा ताऊ जो भी हो, वो कन्यादान कर देता है। तो कहा कि कन्यादान तो कोई भी कर देगा, आप हमारे साथ आओ। जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के चले जाते हैं। जब तक फेरे होते हैं तब तक उसको बाहर पकड़े रखते हैं। फेरे हो जाते हैं, विवाह वगैरह हो जाता है। उम्मादे को लेकर के मालदेव जी आ जाते हैं मारवाड़। जब उम्मादे को लेकर के मालदेव मारवाड़ आ जाते हैं, इसकी बारात वापस आ जाती है। तो उसके बाद कहा जाता है कि जो उम्मादे थी, ये फर्स्ट नाइट थी, तो वेट कर रही थी राव मालदेव का। काफी लेट नाइट हो गया लेकिन मालदेव महल में नहीं आया था। तब उम्मादे ने भारमली को भेजा। भारमली उम्मादे के साथ ही आई थी। पहले जो डावरियां प्रथा प्रचलित थी कि राजकुमारी के कार्य में सहायता करने के लिए कुंवारी लड़कियों को भेजा जाता था, जिन्हें डावरियां कहा जाता था, उन्हीं में से डावरी एक आई थी। भारमली भी साथ आई थी। अब उम्मादे ने भारमली को भेजा कि जाओ और बुला करके राव मालदेव को। कहा जाता है कि बाद में ना तो भारमली आई और ना ही मालदेव आया। लेकिन अगले दिन सुबह जैसी उम्मादे उठी, अपने महल से बाहर निकली, तो उसने देखा कि पास के महल में भारमली और मालदेव एक साथ सो रहे हैं। जैसे दोनों को एक साथ देखा तो उम्मादे इसी समय मालदेव से नाराज हो जाती है, और मालदेव से नाराज होकर के चली जाती है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली गई। और जब तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली जाती है तो कहा जाता है कि रूठ करके गई थी, आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी। लेकिन जिस समय 1544 में अटैक करता है शेरशाह सूरी, उस समय राव मालदेव ने उम्मादे को मनाने के लिए ईश्वरी सिंह बाहरट को भेजा था, और ईश्वरी सिंह बाहरट ने मना लिया था उम्मादे को, और उम्मादे वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। उम्मादे को बाकायदा डोलियों के अंदर बिठा करके लाया जा रहा था, लेकिन यह समाचार पहुंच जाता है दूसरी पत्नी स्वरूपदेव के पास। स्वरूपदेव जो कि मालदेव की समय पटरानी थी, उसे सारी कहानी का पता चला कि उम्मादेव वापस आ रही है, और यदि उम्मादेव वापस आ गई तो फिर पटरानी उम्मादेव को बना दिया जाएगा। तो अब स्वरूपदेव नहीं चाहती थी कि उम्मादेव वापस महल में है, इसलिए स्वरूपदेव ने दूसरे कवि को तैयार किया। अपने समय का काफी विद्वान व्यक्ति था आशा बाहट को तैयार किया। और जब आशा बाहट को तैयार किया तो आशा बाहट जो था, इसने कहा कि हम वापस नहीं आने देंगे उम्मादेव को, ये आपको गारंटी देते हैं। आशा बाहट अपने साथ वो ढोल नगाड़े बजाने वाले कुछ बंदों को लेकर के जोधपुर के प्रवेश द्वार के बाहर जाकर के खड़ा हो गया। और जैसी उधर से उम्मादेव की डोलियां आ रही थी, जोधपुर में प्रवेश कर रही थी,
तो ढोल नगाड़े बजाने वालों से कहा कि आप ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दो। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। इधर आशा बाग ने कुछ दोहे बोलने शुरू कर दिए थे कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तो मान तज, दो दो गेंद नए बंदे एक खंभ उठान। कि मान रखे तो पीऊ तज, मान सम्मान इज्जत। यदि आपको मान सम्मान इज्जत चाहिए तो पीऊ तज, पति का त्याग करना पड़ेगा। यानी इस समय उमादे की मान सम्मान इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुका था मारवाड़ के। बात बात पर ही कहा जाता था कि पत्नी हो तो उमादे जैसी, जिसने अपने पति को एक बार गलत देखा तो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई। इस प्रकार से मान सम्मान इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी उमादे की। तब आस्था बाग ने दोहा बोला कि मान रखे तो पीऊ तज, यदि आपको मान सम्मान इज्जत चाहिए तो पति का त्याग करना पड़ेगा। पीऊ रखे तो मान तज, और यदि पति चाहिए तो फिर मान सम्मान इज्जत का त्याग करना पड़ेगा। दो दो गेंद नए बंदे एकू खंभ उठान। गेंद मतलब हाथी। जिस प्रकार से दो दो हाथी को एक खंबे और एक ठान के ऊपर नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार से आपको दोनों वस्तुएं एक साथ नहीं मिल सकती। उमादे ने दोहे सुने, पालकी ले जाने वाले बंदे को बुलाया कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसने कहा कि आपके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको मान सम्मान इज्जत चाहिए तो पति का त्याग करो, पति चाहिए तो मान सम्मान इज्जत का त्याग करो। दोनों वस्तुएं आपको एक साथ नहीं मिल सकती। उमादे को जैसी अर्थ पता चला तो उमादे ने कहा कि डोली को यूटर्न मारा जाए। वहां से डोली को वापस यूटर्न मार लिया गया और वापस चली जाती है तारागढ़ दुर्ग। मतलब एक बार आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वापस भेजने का काम कौन कर देता है? आशा बारट कर देता है। अब क्या हुआ कि इधर मालदेव एक दिन शाम को दरबार बंद करके वापस महल में आ रहे थे। जब महल में वापस आ रहे थे तो उसने देखा कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, शाम का समय था, बिजली कड़क रही थी, बादल थे आसमान के अंदर, ठंडी हवाएं चल रही थी। अब जो भारमली है, ये भारमली बैठी थी और जैसलमेर की ओर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, रो रही थी। मालदेव ने आकर के भारमली से पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि महाराज जैसलमेर की याद आ रही। मालदेव ने कहा तो फिर ऐसा करो, जैसलमेर जाकर के आ जाओ, उस दिन जैसलमेर रुक करके आ जाओ। तब भारमली ने कहा कि महाराज क्या मुआ लेकर के जाऊं जैसलमेर में तो इस समय ये बातें चल रही है कि उमादे का घर मेरे कारण बर्बाद हुआ है, और यदि अब मैं चली जाती हूं जैसलमेर तो वो लोग मेरी हत्या कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालदेव ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो ऐसा करो कि अपना सामान पैक करो, कल सुबह आप जैसलमेर के लिए जा रहे हो और आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जाते समय मैं आपको एक पत्थर दूंगा, आप वो पत्थर ले जाकर के दे देना राजा राव लूणकरण। उन्होंने कहा कि ठीक है। राजा ने पत्थर लिख करके दे दिया मालदेव ने, और साथ में भेज दिया गया भारमली के। भारमली ने पत्थर ले जाकर के दे दिया राव लूणकरण। मालदेव ने लिखा था उसके अंदर कि भारमली जितने दिन यहां पर रहे सहज सम्मान उसे रखा जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने ना आए, कोई भी व्यक्ति उसे अनाप शनाप कोई बात ना बोले। यदि भारमली को किसी प्रकार का कोई दुख हुआ तो फिर आक्रमण सहने के लिए तैयार रहना। और जैसे ये पत्र पढ़ा लूणकरण ने, तो लूणकरण ने दरबार के महल के सभी व्यक्तियों को समझा दिया कि भारमली से कोई भी गलत तरीके से पेश ना आए, इसे सम्मान पूर्वक रखा जाए। अब भारमली कुछ दिन यहां पर रुकी तो राव लूणकरण के जो पुत्र था, राजकुमार था, इस राजकुमार की दो पत्नियां थी। और जब राजकुमार की दो पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी के भाई का नाम था बागा, और बागा जो था ये कोटड़ा का जागीरदार था। बागा कोटड़ा का जागीरदार था। तो जो राजकुमार था, जब भारमली कुछ दिन यहां पर रुकी तो राजकुमार जो था वो उसका झुकाव भारमली की साइड हो जाता है। और जब राजकुमार का झुकाव भारमली की साइड हुआ तो खतरा उत्पन्न हुआ इसकी दोनों पत्नियों को। इन्होंने सोचा कि यह भारमली तो हमारा घर इस प्रकार से बर्बाद कर देगी, तो इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो राजा की जो दूसरी पत्नी थी राजकुमार की, उसने जो बागा की बहन थी उससे कहा कि समस्या का समाधान आपका भाई बागा कर सकता, आप ऐसा करो कि अपने भाई बागा को बुलाओ। इसने पत्र लिखा, अगले दिन बागा आ जाता है। तो बागा से इसकी बहन के अलावा जो दूसरी पत्नी थी राजकुमार की, उसने बागा से कहा कि आपके दामाद साहब
बॉर्डर लाइन पर आ चुके हैं और इस प्रकार से ये कहानी और ये बॉर्डर कभी भी क्रॉस हो सकती है। तो इस समस्या का समाधान किया जाए। बागा ने कहा कि कल ऐसा करना कि कल सुबह जब मैं जाऊं तो आप सीख देने के लिए, सीख देना मतलब जब भाई बहन के घर से आता है तो भाई को जो तिलक दिया जाता है उसे सीख देना कहा जाता है, कि सीख देने के लिए आप मेरी बहन को मत भेजना, उसकी जगह किसको भेज देना, भारमली को भेज देना, बाकी सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब अगले दिन रवाना हुए बागा, ऊंट वगैरह अपना तैयार किया, ऊंट के ऊपर बैठे तो लूणकरण ने कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी बहन से सीख तो लेकर के जाओ। उसकी बहन को आवाज दी गई, उसने कहा भी मैं तो अभी तक नहा धो करके तैयार ही नहीं हुई, काम कर रही हूँ, काम के अंदर बिजी हूँ। ये जो भारमली है नहा धो करके तैयार बैठी है, इस भारमली को बोल दो ये सीख दे आएगी। अब भारमली जो थी नहा धो करके तैयार बैठी थी, सुबह तैयार हो जाया करते थे। भारमली ने जाकर के जैसे तिलक देना शुरू किया बागा को, बागा ने उसका हाथ पकड़ा और ऊंट के ऊपर बिठा लिया और दोनों रवाना हो जाते हैं कोटला के लिए। अब रास्ते में बागा को भारमली से और भारमली को बागा से प्रेम हो जाता है। बागा भारमली को लेकर के पहुंच गया कोटड़ा और कोटड़ा लाने के बाद बागा ने भारमली के साथ विवाह करवा लिया। अब विवाह हो जाता है बागा का भारमली के साथ। अब दोनों अच्छी तरह से यहां पर रहते थे, एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। लेकिन ये समाचार पहुंचा राव मालदेव के पास कि भारमली कहां पहुंच गई, बागा के पास, और वहां पर जाकर के कोटला में उसने बागा के साथ विवाह करवा लिया। मालदेव ने कहा कि सेना निकाली जाए, आक्रमण किया जाएगा कोटड़ा पर। कुछ मंत्रियों ने समझाया कि महाराज इस प्रकार से एक दासी के लिए आप किसी के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, एक आप जैसे राजा के लिए शोभा नहीं देता। तो राजा ने कहा फिर किया क्या जाए। तभी राजा को याद आया कि एक बात बताओ, जब ये उमादेव वापस आ रही थी तारागढ़ दुर्ग से तो उसे वापस भेजने का काम किसने किया था। तो किसी ने कहा कि महाराज आस्था था, वो आशा बाट। तो कहा कि इस आशा बाट को बुलाया जाए, आशा बाट को पेश किया जाए। आशा बाट को बुलाया गया, आशा बाट आया तो राजा ने पूछा भी ये काम आपका था। तो इसने कहा कि महाराज काम तो मेरा ही था, कि जब काम आपका था तो आपको एक काम और देता हूं मैं, भारमली चली गई कहां, कोटड़ा। इस भारमली को यदि आप वापस ले आते हो तो अपना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। यानी आपने उमादे को वापस भेजा तो आपने अपराध किया, आपकी सजा बनती है। लेकिन यदि आप उमादे को वापस ले आते हो तो आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जाएगी, अपना हिसाब किताब बराबर। आशा बाट ने कहा ठीक है महाराज। आशा बाट को भेज दिया गया कोटड़ा। यह समाचार पहुंच जाता है बागा के पास कि यहां पर आशा बाट आ रहा है, जो कि अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान था। तो बागा कहा जाता है कि 2 किलोमीटर दूर तक लाने के लिए चला गया था बागा पे, और 2 किलोमीटर दूर तक उसके स्वागत करने के लिए फूल बिछा दिए गए थे, खूब आदर सत्कार किया गया था इसका आशा बाट का। और जब आशा बाट यहां पर आया, 2-4 दिन तक रुका, तो आशा बाट ने देखा कि बागा भारमली दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, काफी ज्यादा प्यार करते हैं, और इन दोनों को अलग करना ठीक नहीं होगा, पाप लगेगा। तो अब बागा ने, आशा बाट ने ऐसा विचार करके दोनों को अलग करने का विचार त्याग दिया और कहा कि मैं अब मालदेव के पास वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मालदेव के पास वापस चला गया तो मालदेव जिंदा नहीं छोड़ेगा। बागा के पास रुक जाता आशा बाट। अब आशा बाट बागा भारमली के पास रहना शुरू कर दिया, बागा भारमली की प्रेम कहानियां लिखना शुरू कर देता है। और जब बागा भारमली की प्रेम कहानियां लिखना शुरू कर देता है तो कुछ समय बाद जो बागा था ये किसी युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा जाता है और भारमली उसके पीछे सती हो जाती है। बागा गया, भारमली गई, कौन बचा, आशा बाट। ये बंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, और जब ये बंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा तो इधर जैसलमेर की इधर गलियों के अंदर घुमा करता था, और जब इधर गलियों के अंदर घुमा करता था तो इसी समय अमरकोट पाकिस्तान, वहां का एक राणा था, हिंदू राजा, उसे किसी ने समाचार भेजा कि इस प्रकार से अपने समय का एक विद्वान व्यक्ति था, गलियों के अंदर घूमता रहता है, और जब मानसिक संतुलन खो बैठा था तो 2-4 लाइनें बोलता रहता था कि राजा हो तो बागा जैसा, रानी हो तो भारमली जैसी, प्रेम कहानी हो तो बागा और भारमली जैसी, ये सब कुछ बोलता रहता था। कहा कि कुछ बोलता रहता है इस प्रकार से, तो आप ऐसा करो कि उसे शरण दे दो। विद्वान व्यक्ति था अपने समय का, तो उसे बुलाया गया, अपने साम्राज्य के अंदर शरण दे दी गई आशा बाट को अमरकोट के राणा जी के द्वारा।
अब वो दरबार में भी वही लाइनें बोलता रहता कि राजा हो तो बागा जैसा, रानी हो तो भारमली जैसी, प्रेम कहानी हो तो बागा भारमली जैसी। अब राणा जी को इस बात से चीड़ होने लग गई। राणा जी ने कहा आशा बाढ़ से कि दिन में इतनी बार बागा भारमली का नाम लेते हो, एक दो बार मेरा भी नाम ले लिया करो। और जब ये बात बोली तो फिर से बंदे ने बोल दिया कि राजा हो तो बागा जैसा, रानी हो तो भारमली जैसी, प्रेम कहानी हो तो बागा भारमली जैसी। अब राणा जी काफी ज्यादा चिढ़ गए इस बंदे से। उसके बाद राणा जी ने बुलाया आस्था बाढ़ के पोते, आस्था बाढ़ के पोते को बुला करके कहा कि आपका दादा यदि 12 घंटे तक बागा भारमली का नाम नहीं लेता तो आपको 1 घंटे की 7,000 सोने की असरफिया मिलेगी। अब पोते के इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, हिसाब किताब लगा लिया कि 12 7 इतनी सोने की असरफिया मिल जाएगी तो फिर अपना कई पीढ़ियां जो है वो बैठ करके खाएगी। उसने जाकर के दादा से कहा कि दादा बात ये, इतनी हमें सोने की असरफिया मिलेगी और यदि आपने पूरी एक रात तक 12 घंटे तक बागा भारमली का नाम नहीं लिया तो फिर आशा बाट ने कहा तो मैं बागा भारमली का नाम नहीं लूं तो फिर क्या करूं। उसने कहा कि ऐसा करो, राम राम बोलना शुरू कर दो, जरूर थोड़ी है बागा भारमली का नाम लेना। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब इन्होंने कुछ देर तो किया, राम 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 टाइम स्टार्ट होते शुरू कर दिया, राम 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 10 मिनट तक तो किया राम राम। उसके बाद बंदे के मुंह से निकल गया कि राजा हो तो बागा जैसा, रानी हो तो भारमली जैसी, प्रेम कहानी हो तो बागा भारमली जैसी। पोता ने कहा मर दादा तो यहीं पर। पोता चला गया। कुछ समय बाद आशा बाढ़ की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी बागा और भारमली।